हमने ये ग्लिम पिक्चर एक पेंट की थी कि क्या हो गया कोहेरेंस ऑफ फिलोसफर्स लिखने के बाद इनकोहेरेंस, के वेस्टर्न क्रिश्चियंस एम्ब्रेस्ड इब्न रुशद्स थॉट, लेकिन ईस्टर्न मुस्लिम ने रिजेक्ट किया उनका फिलोसॉफिकल विजन और अडॉप्ट किया गजाली का क्रिटिक विदाउट हिज अप्रोच कि why was he criticizing and how was he criticizing, how we forgot. तो इससे फिर डाउनफॉल ऑफ ये हो गया हमारे पास स्कॉलरशिप. Is that true? अब्दुर्रहमान महरीज ये एक प्रेजेंट एग्जिस्टिंग स्कॉलर हैं जो डिसएग्री करते हैं. कहते हैं कि स्कॉलरशिप नहीं मरी थी. Scholarship was alive even after Ghazali. So he says, for example, फखरुद्दीन राजी ह्यूमन हिस्ट्री की सबसे बड़ी हस्तियों में से एक है, वो एग्जिस्ट किए इसके बाद. तो कहते इनका जो कलाम और फलसफे पे काम है वो गजाली से भी आगे बढ़ता है. ये कहते हैं ये जो डिफरेंट ऑथर्स को मेंशन करते हैं, लॉट ऑफ पीपल, एंड देन ही सेज ऑल ऑफ दीज ऑथर्स रोट ऑन अ वाइड एरे ऑफ सब्जेक्ट्स जैसे कलाम, लॉजिक, एस्ट्रोनॉमी, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, रेटरिक, जो डेमोन्स्ट्रेट करता है कि रैशनल साइंसेस पे और काम होने लगा, कम नहीं हुआ. अशरी सुन्नी ट्रेडिशन continued to produce scholarship right through 19th century as well. मतलब कल तक इनका कहने का मतलब है. कहते हैं कि ये जो ये डिसमिसिव रिमार्क्स हैं कि स्कॉलरशिप ठंडी पड़ गई, ऐसा नहीं है. Some of these include हसन अल-अत्तर 1835, मोहम्मद अरफात सुसूकी 1813, इस्माइल अल-हमदी. फिर ऐसी ही लिस्ट देते हैं. कहते हैं कलाम और लॉजिक पे अब्दुल कादिर अल-सनंदीजी 1886 में, इन्होंने तफ्ताज़ानी के तहज़ीबुल कलाम, इस पे इन्होंने एक्सटेंसिव कमेंट्री लिखी है. अदर नोटेबल ऑथर्स जो 20वीं सदी में आए, महमूद अबू ज़कीका जिनकी 3 वॉल्यूम की किताब है अल-कौल सदीद 1930 में. ये स्टैंडर्ड टीचिंग टेक्स्ट था अजहर में अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में. और कहते हैं कि ये आजकल के बच्चे समझ नहीं पाते. ये मैं दूसरे ऑथर का आपको बता रहा हूँ जो डिसएग्री करते हैं उस रीडिंग से जो हमने कल की थी. कहते हैं कि ये इट कंटेन्स रिलेटिवली कंसाइज एंड रीडेबल समरी ऑफ सेंट्रल क्वेश्चंस, जो कलाम थियोलॉजी में सेंट्रल क्वेश्चन है. फिर ये बात करते हैं बहुत बड़ी हस्ती की, ये वाली जो ये कहते हैं कि अदर स्कॉलर्स ऑफ द 20th सेंचुरी जैसे मोहम्मद जाहिद अल कौसरी, और अब ये जो अगली हस्ती का बात है बड़ी हस्ती है बहुत, लास्ट शेखुल इस्लाम ऑफ ऑटोमन एम्पायर मुस्तफ़ा सबरी अफंदी. ये बहुत बड़ी हस्ती है, इनका तो नाम है. It was one of the first critiques of modernization मुस्लिम वर्ल्ड में. ठीक, तो the letters for अब आप देखिए when did this Turkey came to an end in 1920s, early 1920s, Ottoman Empire, sorry. तो उसी वक्त वो कमाल पाशा का क्रिटिक ऑफ मॉडर्नाइजेशन, इकबाल का क्रिटिक ऑफ मॉडर्नाइजेशन, मोहम्मद असद का क्रिटिक ऑफ मॉडर्नाइजेशन, दिस इज ऑल हैपनिंग इन द सेम टाइम. और इनका तो चलो बहुत बड़ा है, इनका तो लाइक शेखुल इस्लाम तो बहुत बड़ा नाम है. इनकी 4 वॉल्यूम की किताब है कलाम पे, मौक़िफ़ुल अक़्ल, एंड इट्स कंसिडर्ड वन ऑफ द इंटेलेक्चुअल फीट्स ऑफ इस्लाम, एंड इन फैक्ट it is considered book of the century in many circles. ये इस्लामिक
लिटरेचर में। तो फिर जो हम ओरिजिनल रीडिंग में कह रहे हैं कि गजाली के बाद सब खुश हो गया, तो क्या वो गलत है? देखते हैं, पहले थोड़ा सा और आगे पढ़ते हैं, फिर देखते हैं वो सही है या गलत। देखते हैं, इनको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। देखिए अब हमारे ओरिजिनल वर्क में क्या है। वो कहते हैं कि फिलॉसफी का डिक्लाइन सुन्नी स्कॉलर्स में गिरता रहा। यहाँ पे दो चीज़ें हमको इस सेंटेंस से पता चली। एक ये कि शायद शिया स्कूल में नहीं गिरा था अभी, शायद, वी डोंट नो येट। एक तो हमको यहाँ से पता चला क्योंकि इससे पहले इन्होंने सुन्नी स्कॉलर्स नहीं बोला, इससे पहले स्कॉलर्स बोलते रहे, अब इन्होंने सुन्नी स्कॉलर बोला। दैट मीन्स दिस वुड नॉट अप्लाई ऑन शियाज। लेट्स सी। दूसरा, और इससे पहले इन्होंने अल-तुसी को कोट किया। दैट मीन्स इससे पहले ही वाज टेकिंग ट्रेडिशन एज अ होल, कि डजंट मैटर कौन से स्कूल ऑफ थॉट से, उम्मा वाज डूइंग गुड। नाउ ही इज सेइंग डिस्पाइट फिलॉसफीज डिक्लाइन अमंग सुन्नी स्कॉलर्स, दैट मीन्स शायद शिया अभी काम कर रहे थे। Some continued to maintain a robust engagement with philosophy. सन्निस्ट वर्ल्ड में स्कॉलरशिप गिरने के बावजूद कुछ लोग अभी भी कर रहे थे। कहते उसमें एक बहुत बड़ी हस्ती है फखरुद्दीन al-Razi, जिसके उन ऑथर ने भी बात की। बहुत बड़ी हस्ती, हद से बड़ी हस्ती, who despite maintaining his own critical perspective, इनका अपना जो जायका था, he was deeply influenced by both Ibn Sina and Ghazali. मतलब दो polar opposites भी नहीं कहेंगे, but opposites in lot of ways. उनसे बड़ा ये इन्फ्लुएंस थे। ये जो इनकी मल्टी वॉल्यूम कमेंट्री मफातिल गैब, इस मफातिल गैब को इस नाम से जाना ही नहीं जाता। इतनी मशहूर तफसीर है कि इसको जाना ही जाता है मशहूर तफसीर नाम से। यहाँ से जो बड़ तफसीर, बहुत बड़ी तफसीर है, इसको जाना ही इसी नाम से जाता है। जरा बड़ी तफसीर दो, अंडरलाइंग डे। इसको जब कोट करते हैं स्कॉलर्स, दे कोट इट एज द ग्रेट तफसीर, इनकी जो तफसीर है। तो इसीलिए दैट तफसीर इन अरबिक दैट वुड बी तफसीर अल-कबीर। 32 वॉल्यूम है कथा। तफसीर तबरी मानी जाती है बहुत बड़ी तफसीर है, 28 वॉल्यूम। और तारीख अल-तबरी इज ए वेरी अथॉरिटेटिव टेक्स्ट, 50 वॉल्यूम में पब्लिश होती है उसकी इंग्लिश। उसका इंग्लिश किया इन्होंने न्यूयॉर्क में, कोई यूनिवर्सिटी है, उन्होंने किया उसको, उसका इंग्लिश 50 वॉल्यूम्स में पब्लिश करते हैं वो। तो जो तबरी में सीरत वाला पोर्शन आता है, बिकॉज तबरी इज राइटिंग हिस्ट्री, तो उसमें जो हुजूर का टाइम आता है, उस टाइम वो वाला पोर्शन मॉन्टगोमरी वाट ने ये किया है ट्रांसलेट। अच्छा, एक और चीज़, ये जो राजी साहब का है, राजी साहब का मैं कुछ आपको पढ़ के सुनाता हूँ इनकी तफसीर में से। कहते हैं कि इट इज़ एस्टेब्लिश्ड बाय एविडेंस के there exists beyond the world a void without a terminal limit. ठीक, यूनिवर्स के बाद क्या है? कुछ नहीं। ठीक, और कुछ नहीं कहाँ तक है? जहां तक उससे आगे। ठीक, and it is established as well by evidence that God the Most High has power over all contingent beings. Therefore, He the Most High has the power to create millions of worlds beyond this world, such that each one of those worlds be bigger and more massive than this world, as well as having the like of what this world has, of the throne, the chair, the heavens, the earth, the sun, the moon. The arguments of philosophers for establishing that the world is one are weak, flimsy arguments founded upon feeble means. 1209 में मल्टीवर्स के बारे में बात कर रहे हैं, जो क्या नाम है इनका, मार्वल अब बना रहा है उस पे मूवी। ये तब बना रहे थे कि वहाँ अलग
स्पाइडरमैन होगा। ये पता है ये किस पे लिख रहे हैं ये, कि अल्लाह ताला इज द गॉड ऑफ वर्ल्ड्स, तो ये उसकी तफसीर लिख रहे हैं। एनीवेज इंटरेस्टिंग। हाँ, अब मैंने आपको एग्जाम्पल भी पढ़ा दिया, तो ये कह रहे हैं ही टेक्स एन अनप्रेसिडेंटेड फिलोसॉफिकल अप्रोच टू अनरेवल द मिस्ट्रीज ऑफ रेवल्यूशन थ्रू डिस्कर्सिव रीजन। डिस्कर्सिव रीजन इसी को कहते हैं जो आपने अभी देखा, कि जहाँ पे आप किसी चीज़ को एक्सप्लेन करते हो स्टेप बाय स्टेप बाय ड्राइंग इन्फरेंसेस। वर्ल्ड्स का मतलब एक से ज़्यादा वर्ल्ड, ठीक, तो एज दिस एन इन्फरेंस ड्रॉन फ्रॉम दैट सेंटेंस। Drawing inferences obviously depends upon your hold on logic. So, in doing this, he fuses philosophy and religion and represents a historical milestone in the ongoing effort to use both reason and revelation to understand the Creator and His creation. This innovative approach to theology, jurisprudence, and exegesis did not go unnoticed. Major scholars, इनके बाद 1 सदी बाद इब्न तैमिया एंड इब्न खल्दून, इनके 2 सदी बाद, इब्न तैमिया के 1 सदी बाद, उन्होंने चैलेंज किया फिलोसॉफिकल ट्रेडिशन को, डिस्पाइट आयरॉनिकली बीइंग स्टीव्ड इन इट देमसेल्व्स, इसी को इस्तेमाल करके, लेकिन गजाली की तरह एक्सेप्ट न करे बिना किए। मोर ओवर इब्न खल्दून, उनने तो रिकॉग्नाइज किया था फिलॉसफी की ताकत को। क्या कहते हैं इब्न खल्दून? दिस नॉलेज फिलॉसफी डज नॉट अचीव द एम्स दैट इट परस्यूज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। फलसफा, ये कहते हैं इब्न खल्दून 1400 समथिंग में लिख रहे हैं, तो कह रहे हैं कि इट डज नॉट अचीव द एम्स दैट इट परस्यूज, ठीक। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, बिकॉज इट डजंट, फिलॉसफी नेवर रीच इट्स एम्स। दीन कैसे हमें रेस्क्यू करने आता है, क्योंकि अक्ल फेल हो जाती है फाइनली। अक्ल कैन टेक यू टू द रिवर बट अक्ल कांट मेक यू ड्रिंक। और यही है, ये इब्न खल्दून का कंक्लूजन उस वक्त है जबकि अभी फिलॉसफी जिंदा थी, वेस्ट में तो अभी जिंदा होने वाली थी। डेकार्ट अब आते और फिर से इसको नया जिंदा करते, फिर से काम होता फाइनली लास्ट में बोल देते हमसे ना हो पाएगा, चलो वापस। तो फाइनली फिलोसफी कैनॉट सेटल द डिबेट, यू हैव टू कम बैक टू रिलीजन, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट यू नीड फिलोसफी फॉर टुडे। बिकॉज ये जो हीरो बनने आते हैं हमारे पास हमको बताने के लिए कि तुम्हारा फेथ इज ओनली बेस्ड ऑन फेथ, देयर इज नो रीजन, अंडरलाइंग रीजन, टेल देम कम टू द कॉमन टर्म्स एज बिटवीन अस एंड यू। मैं बोला चलो तुम्हारे मेथड के बारे में 2 मिनट बात करते हैं। एम्पिरिसिस्ट होगा रैशनलिस्ट पोजीशन लो, रैशनलिस्ट होगा एम्पिरिसिस्ट पोजीशन लो, उसको करना पड़ेगा उसमें क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट मॉरलिस्ट होगा तो रिलेटिविस्ट की पोजीशन लो, ठीक। सो फाइनली उसको मानना पड़ेगा, बात हो नहीं सकती। इट्स वेरी सिंपल। इफ यू अगर आप फिलॉसफी में थोड़ा बहुत जाएंगे, यू वुड रियलाइज कि जो एक गोल्स परस्यू कर रहा है फिलॉसफी, वो ये मीट नहीं कर सकता। ये वही है, दिस इज लाइक द पुअर स्टेट ऑफ कम्युनिस्ट, the utopia they wish to achieve, they never reach it. So it's like that. क्या इनका तो मसला दूसरा है philosophers का, because reason has its limits. At the end of the day, it is limited. So it just cannot measure it. It's like finding the position and velocity of electron. Can't do it. At the same time, I mean. Uncertainty principle. वही कह रहे हैं इब्न खल्दून कि ये जहाँ जिस सफ़र पे निकल गए हैं फ़लसफ़े वाले, ये वहाँ पे पहुँच ही नहीं पाते हैं कभी, और उसके अप एंड अबव एंड बियॉन्ड दैट इनके वो वाले एस्पेक्ट जो वही के खिलाफ हैं, तो वो तो और भी बड़ा मसला है। फिर ये कहते हैं
मैं इसमें कोई फ्रूट नहीं देखता हूँ फिलॉसफी में, इसको समझता हूँ, ये तो मतलब लगे हाथ आ गए, लेकिन दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट फिलॉसफी। मैं क्यों कहता रहता हूँ बार बार फिलॉसफी को, इवन खल्दून इज गोइंग टू से इट, नाउ ही वुड से इट। मुझे इसमें कोई फायदा नहीं दिखता एक्सेप्ट वन, इट होन्स एंड शार्पन्स द इंटेलेक्ट्स एबिलिटी टू स्ट्रक्चर प्रूफ्स। क्या करता है? शार्पन्स योर ब्रेन्स। यही होता है 4 लफ्ज पढ़ के जब कोई आपके पास आता है ना, क्योंकि आपने ये नहीं पढ़ा होता, वो 4 लफ्ज पढ़ के आपके पास आता है, कैन गॉड क्रिएट ए स्टोन विच ही कैन नॉट मूव हिमसेल्फ, आप हो जाते हो क्लीन बोल्ड। हाँ, क्या कर रहा है? दिस इज व्हाट इट डज। और क्या करता है? एंड डेमोन्स्ट्रेट आर्ग्यूमेंट्स इन ऑर्डर टू एक्वायर ए साउंड एंड एक्सलेंट फैकल्टी ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन। The reason being that the philosophers stipulate rigor in their reasoning and demand that one reasons with excellence. और आपको रीज़न भी क्यों करना है बहुत इम्पोर्टेंट, क्योंकि आप टीवी चैनल पे जब जाते हो फिट के वापस आ जाते हो, कहीं पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू प्रेजेंट करते हो, उसको होल्ड ही नहीं कर पाते हो, सही बात अपनी आप साबित नहीं कर पाते हो, सही बात आप साबित नहीं कर पाते हो। रीजन उसका क्या है? फलसफे पे होल्ड नहीं है। Just as they have argued in their art of logic, indeed they often take this approach in their natural philosophical pursuits of a scientific nature and in their teachings and other branches of knowledge. It does not lead to the aims they desire due to their speculative nature. It is the soundest method for supplying the rules of human reasoning. कि अक्ल इस्तेमाल कैसे करनी है, इसका ये साउंडेस्ट सोर्स ऑफ नॉलेज है कि अक्ल कैसे इस्तेमाल करनी है। इससे बेहतर फिलॉसफी से आपको कोई नहीं समझा सकता। इब्न खल्दून से एग्जैक्टली द रीजन दैट यू हैव टू स्टडी फिलॉसफी कि अक्ल इस्तेमाल कैसे करनी, टू लर्न द ग्रामर ऑफ अक्ल, टू यूज फिलॉसफी फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ फिलॉसफीज, to use their method on their own standings. Ibn Khaldun, arguably the first philosopher of history, does not deem speculative philosophy of great use other than in its method of inquiry. Unlike Ghazali, he does not recognize the importance of metaphysics that not only produce that method but ultimately both grounds it and determines whether it is valid or not. अब जो हमारे राइटर हैं वो कहते हैं खल्दून मेटाफिजिक्स को बिल्कुल ही रिजेक्ट कर देता है, तो यहाँ पे वो गलत है, क्योंकि ये जो मेथड जिसकी ये तारीफ कर रहे हैं वो मेटाफिजिक्स की ही देन है। इट इज इब्न खल्दून दो who identifies the ossification of tradition and the intellectual stagnation that stifled the Muslim world. That means Ibn Khaldun के दौर में already Muslim world was getting down। 1400 समथिंग में लिख रहे हैं कि स्कॉलरशिप की कमी होना शुरू हो चुकी थी। इब्न खल्दून अपने दौर में लिख रहे हैं एट लीस्ट इन द सुन्नी वर्ल्ड इट इज इन मेजर डिक्लाइन, कि कम से कम सुन्नियों में तो मेजर डिक्लाइन हुआ है। तो यहाँ पे फिर से हिंट मिलता है शायद शियाज में इस हद का डाउनफॉल नहीं हुआ था अभी। Even the dialectic tradition that produced the polemic works of al-Ghazali and Ibn Rushd, इन्होंने की थी ना आपस में बहस, al-Ghazali ने लिखी थी तहाफतुल फलासफा और इब्न रुशद ने उनका जवाब लिखा था तहाफतुल तहाफत, and the great conversation that animated scholars to study the problems of the past and to craft creative responses, it was over। ये नहीं हुआ। फिर कहते philosophy is by now largely reduced to theosophy। theosophy में मतलब meditation वगैरह, उसमें फ़लसफ़ा इस्तेमाल करता है। मान लीजिए यही इस्लाम के कंटेक्स्ट में सूफिज़म को डेवलप करने के, मतलब that's all philosophy has been reduced to, and this also seems to be Ghazali का effect। And despite an active mystical tradition of sophisticated subtlety found in the works of मुल्ला सादरा, 1640 में है ये शिया हस्ती है बहुत बड़ी, who continue a metaphysical engagement, the natural sciences all but disappear।
something al-Ghazali warned about in his book of knowledge. बुक ऑफ नॉलेज यही की पहली किताब है, बड़ा इंटरेस्टिंग है ना कि किताब से पहले वो समझाते हैं किताब को पढ़ना कैसे है। बुक ऑफ नॉलेज पहली किताब। Philosophy has now acquired a pejorative connotation in the Muslim community. ये फितना है, ये कुफ्र है, फिलॉसफी का अब ये दर्जा बन गया। One reason for this is the aforementioned distrust of philosophy certain great scholars had, जैसे इब्न खल्दून या इब्न तैमिया, बहुत बड़ी हस्ती। तो इनको तो पूरा ही दिक्कत ही थी फलसफे से, तो वो है मुसलमानों में अभी भी दिमाग में उनके। Along with the undeniable fact कि कुछ मुस्लिम फिलोसफर्स के व्यूज हेरेटिक थे, उनके व्यूज सही नहीं थे, and some were even beyond the pale of Islam in their beliefs, उनके अलग ही beliefs थे। But a subtler and more pernicious reason is that with the decay of the dynamic scholastic tradition that once pursued all forms of knowledge, college studies क्या होने लगी? They began focusing on strict religious and devotional subjects. ये इस वक्त का स्टेटस है, जिसमें मुस्लिम वर्ल्ड में जहाँ पे दीन भी पढ़ाया जाता है, वहाँ पे प्योरली क्या पढ़ाया जाता है? रिलीजियस एंड डिवोशनल सब्जेक्ट्स। जो इन सब्जेक्ट्स की बेस बनेंगे, लिबरल आर्ट्स, वो नहीं पढ़ाए जाते अब। तो इनके कहने का मतलब क्या है कि पीपल who do not have the capabilities and capacities and tools to understand what they are going to read are reading what they read. मतलब इनके कहने के हिसाब से हमारे किसी कश्मीर यूनिवर्सिटी में इस्लामियात के स्टूडेंट्स के पास टूल्स नहीं है इस्लामियात पढ़ने के। कश्मीर यूनिवर्सिटी के इकोनॉमिक स्टूडेंट्स के पास टूल्स नहीं हैं एडम स्मिथ या कार्ल मार्क्स को पढ़ने के लिए। जेएनयू में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के पास कम्युनिज्म समझने के टूल्स नहीं है। ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ जितने भी फील्ड्स हैं, वहाँ पे जो भी स्टूडेंट्स वेयर दे गो इनटू थोड़ा सा भी फिलोसॉफिकल साइड, दे डोंट इवन रियलाइज दे आर गोइंग इनटू फिलॉसफी। आई मीन पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स को थोड़ा बहुत पता होगा कि वो पॉलिटिकल फिलॉसफी पढ़ रहे हैं, बट आई कैन वाउच फॉर दिस एंड करेक्ट मी इफ इट्स रॉन्ग। मुझे लगता है उनको वहाँ नहीं समझ आ रहा होगा कि वो एक्चुअली फ़लसफ़ा पढ़ रहे हैं। ठीक, उनको लगता होगा कि इसका नाम पॉलिटिकल फिलॉसफी है। तो फिर वहाँ से मिलते हैं हमको हाफ बेक्ड स्कॉलर्स। इनके हिसाब से हम देखेंगे सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं कि जेएनयू इतना प्रेस्टिजियस कॉलेज है तो क्या ये, बट दिस इज व्हाट ही इज ट्राइंग टू से, यू डोंट हैव टूल्स, यू गो एंड सो दिस अप्लाइज एवरीवेयर, इस्लामिक, एथिस्टिक, इकोनॉमिक, मैथमेटिक्स, एनीवेयर, जो भी साइंस का आप हासिल कर रहे हो। दिस लेड टू द मिस्टेकनिज्म। अब जो इन्होंने ये रिलीजियस और डिवोशनल सब्जेक्ट बोला, इसको अब वहीं पे रुकने की ज़रूरत नहीं है। केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स के लिए बन जाता है केमिस्ट्री के टेक्स्ट डिवोशनल, वो उसकी फिलॉसफी में नहीं जाते, ठीक, उनके लिए वो डिवोशनल हो जाता है। बिल्कुल, तो क्या फ़र्क है? तो कुरान का स्टूडेंट है दारुल उलूम बांडीपुरा में और जो कश्मीर यूनिवर्सिटी में फिजिक्स का स्टूडेंट है, क्या फ़र्क है दो में? कुरान में जो लिखा है वो उसको उठ के समझता है, ख़त्म हो गया, विद हिज ओन अंडरस्टैंडिंग जिस हद की होगी, और उसमें भी विद सप्लाइड नो रीजन, ही डजंट अप्लाई हिज रीजन एट एनीथिंग एंड ही अंडरस्टैंड्स इट। फिजिक्स डिपार्टमेंट में यही हो रहा है, जेएनयू में भी यही हो रहा है। स्टूडेंट्स अपनी अक्ल किस हद तक लगाते हैं? थोड़ी बहुत लगा लेते हैं, दैट्स ऑल, थोड़ी बहुत, दैट्स ऑल। The staunch criticism which they apply to religion, they don't apply at all to their own faith. At least religion is still being viewed with critical analysis. But this Das Capital, no one is. No one is looking at Karl Marx with the critical view. Within the communist tradition में मैं बात कर, obviously capitalists, so उनका तो आपस में चलता ही रहता है। Within the tradition बात कर रहा हूँ,
हमारे यहाँ तो विद इन ट्रेडिशन इस्लाम बहुत लाइवली है एज कम्पेयर टू दीज ट्रेडिशंस। कैपिटलिस्ट्स थोड़ा बहुत करते हैं, कैपिटलिस्ट्स तो वर्क, क्योंकि उनका दे आर लाइक प्रॉफिट ड्रिवन, तो अगर उनको कम्युनिज्म से प्रॉफिट मिलेगा वो कम्युनिज्म को अगले दिन बोलेंगे कैपिटलिज्म है, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फॉर्चून मैगजीन के कवर पे था तालिबान के लिए डोनेट करो 1980s में, तो उनको नहीं फ़र्क पड़ता है, लाइक कूल पीपल। बट कम्युनिस्ट उनका तो बिल्कुल ही रिजिड स्टांस है, दे आर नॉट गोना अलाउ एनी चेंजेस। खैर, this led to a mistaken assumption among some reformers that one should rely solely on revelation to understand the world and how to live in it. Yet, never in the history have Muslim scholars posited that revelation alone, sola scriptura, revelation alone is enough, as opposed to, वो क्या कहते थे? Revelation illuminated by reason and tradition, prima scriptura. Scripture is the driving. Driver कौन होगा आपकी गाड़ी का? Your heart, your deen, your scripture. लेकिन उसका कंडक्टर बस का होगा अकल, reason, tradition, ये सब चीज़. Given the fallibility of human intellect on one hand, and humanity's natural inclination for self-delusion on the other, scholars understood that intellectual training, in essence a spiritual discipline, was a prerequisite to a sound understanding of revelation. इंसान अक्ल को गलत भी इस्तेमाल करता है, ये दोनों चीज़ें आलमों को पता थी, इसलिए अक्ल की साइंस ज़रूरी हो जाती थी. So it was a prerequisite of understanding revelation. So it is the prerequisite to understand any subject out there. The condition of human responsibility vis-a-vis revelation is intellect. Intellect is imperative for faith and moral agency. Hence, enhancing the intellect's ability to receive and realize the gift of revelation has always been at the center of Islamic learning. The scholars also believed that it is training in philosophy, more than in any other discipline, that hones and refines the intellect's ability to reason well. And metaphysics and mathematics were at the heart of that training. और यही हमारे बच्चों को भूत लगता है. मेरी आत्मा तुम्हें हमेशा सताएगी, ये बोलते हैं मैथ्स को. I haven't seen people who are dull at mathematics and are good at logic. I am yet to see. जिनको मैथ से डर लगता था और वो लॉजिक वगैरह में बहुत स्ट्रांग है. Exceptions are there, but बहुत कम. मतलब मैथ्स के कुछ पोर्शन तो डायरेक्टली लॉजिक बेस्ड ही हैं. मतलब इनफैक्ट लॉजिक तो एक लाइक वो एंड और गेट तो मैथमेटिकली है पूरा. सेट थ्योरी इज पूरा लॉजिक बेस्ड एंड योर नंबर सिस्टम इज लॉजिक बेस्ड. तो लेकिन मैथ से हमारे बच्चे डरते हैं, ज्योमेट्री से, मेंसुरेशन उनको बोलो तो ऐसा लगता है कि ये क्या कहते हैं. वो मैथ्स की किताब से डराते हैं बच्चों. ये भी है. And students don't want to look at those chapters and they find it very difficult. And think about what we talked about yesterday, कि ये जो कुछ सब्जेक्ट्स हैं, ग्रामर है, मैथमेटिक्स है, ये सब चीज़ें, you think these are the least concentrated subjects अभी मॉडर्न वर्ल्ड में. आम लोगों की मैं बात कर रहा हूँ. मुझे क्या करना ग्रामर को, ये किस काम आएगा मुझे. ठीक, मुझे तो 10th के बाद लेना है आर्ट्स या साइंस, और ज़्यादातर साइंस लेते हैं. मुझे तो कॉमर्स, मैं कॉमर्स लूँगा. कॉमर्स मतलब मैंने वो स्टडिंग के कॉमर्स के कुछ सब्जेक्ट्स में पढ़ता था एंड आई वाज लाइक ये भी इल्म बन गया कि इंसान किस हद तक ये कैपिटलिज्म कहाँ तक हमको घुमा सकती है. What are these fields really adding to you?
They are increasing your employability. That's all they are doing. Commerce, one of the subjects students take is commerce, and more power to them. Let them excel. Allah करे वो बहुत अच्छा करे उस field में. But then what does it add to your life? It rarely adds anything. Rarely adds anything. It doesn't create a thinker in you. Nothing at all. Nothing at all. Doesn't add much to your, doesn't increase your thinking capability. Then look at the students who have studied that subject around you. And think about people who you can argue, who if you argue with and they're like going to beat you. What comes into your mind? Students of law. And that was one of the primary subjects जो हमने कल बात की. और you were just students of literature. वो भी हमने बात की grammar and literature की. और students of philosophy. Students of philosophy as well, they come to your mind. बहुत तेज होते हैं. तो वो भी हमने basic subjects में बात की. So, in nutshell, अभी तक we have reached to this conclusion कि हमने the Ummah somehow lost its hold on these basic subjects, basic liberal arts. इस पे हमारा होल्ड चला गया, उसकी वजह से फ़लसफ़े पे हमारा होल्ड चला गया, मेटाफिजिक्स पे हमारा होल्ड चला गया, और फाइनली वी एंडेड अप नॉट होल्डिंग एनीथिंग एट ऑल एक्सेप्ट मौका. तो मुसलमानों का ये भी करंट वर्ल्ड फिनोमेना है. मतलब हम तो लाइन में सबसे पीछे हैं, लेकिन लाइन शुरू ही होती है बहुत लेट. सो इट्स लाइक दैट. And probably because of that, any statement is like, क्या मैं बोलूँ, ये आजकल का ज़माना जो है नाइलिस्टिक हमारा माशरा बन रहा है, तो कोई भी कुछ भी कहकर. खैर, we'll continue to diagnose this problem. हमने इस पे बातें की हैं काफ़ी. So we'll continue to diagnose this problem and try to find a solution as मतलब जितना हमसे हो सके. तो मुसलमानों ने ट्रेडिशनली रिकॉग्नाइज किया था कि रैशनैलिटी हिस्सा है और मेजर पार्ट है फेथ का, रैशनैलिटी, और ये इसको एड करता है, इसको सबस्टेंशिएट करने में मदद करता है रैशनैलिटी इंसान की. तो ये जो ये नेसेसरी सिम्बायोसिस कहते हैं इसको ऑथर इस पेपर के, जो रीज़न और रेवोल्यूशन के बीच में है, this symbiosis, ये प्रोवाइड करता है एक बैलेंस which protects people from falling away from faith through an unexamined reliance on fallible reason. ये एक लाइन में इन्होंने सम अप कर दिया मॉडर्न एरा, एक लाइन में सम अप कर दिया जी. इसको मैं कहता हूँ 4 लाइन पढ़ के एथिस्ट. I came across a kid probably 15 or something, and he had read this book, Dawkins Delusion. What's the name of that book? The God Delusion. And his teacher was my batchmate, and the teacher wanted to talk to me, and I talked to him, and he told me, "Hey, I want a student to talk to you." And I said, I hope I can be of any help. So I told him what was the reason. He said, he has these questions I don't have good answers to, and he asks these questions which are unheard for me. And I said, okay, fine, I'll talk to the guy. And he was probably 15, and then he talked to me on phone, and I was listening to him the entire time, and I could see those phrases coming from internet. They're like copy paste whatever sentences he was using, and I was listening the entire time. 1 घंटे तक उसने वो content मुझे बोला, and I did not answer a single question. I asked him a few counter questions, and within a minute he and I both realized that कोई ये depth ही नहीं था knowledge में. There was no depth in knowledge. Not to say that atheism would not have any ideology, there would be no argument in its favor. I don't mean to say that. There can be a good debate between theism and atheism. There have been. Humans have discussed both things. But
that jahili streak again visible on their मतलब सुपरविजुअली एक बंदे से 5 मिनट बात करके पता चल जाता है। तो वो मसला है हमारा कि फॉलिबल रीज़न को यूज़ करके हम 2 मिनट में जिसको हम मुसलमान भी ये करते हैं ना, फतवा पास कर देते हैं हम किसी भी बात पे, तो इट्स लाइक एक सेक्युलर फतवा, तो इट्स लाइक सेम थिंग। एंड इसी का बिल्कुल दूसरा मतलब एक साइड तो ये हो गया, यू fall from faith, and there's another form in which it takes, which is this fanaticism। ठीक, आपको एक 2 हफ्ते पहले अफगानिस्तान में दिखी होगी एक मस्जिद में फैनेटिसिज्म, सो दैट्स ऑल्सो कभी रूट काज यही है, बिकॉज दोनों का इसका रूट वही है, फेलियर टू एम्प्लॉय रीजन। तो फेथ एंड रीजन, नकल और अकल इस्लामिक ट्रेडिशन में, दीज आर 2 विंग्स जिस पे एक बिलीवर उड़ान लेता है। ये एक बिलीवर के 2 पंख है, इनमें से एक भी पंख आपका कट गया तो ये बर्ड उड़ नहीं सकता। ये आप ज़मीन पे क्या कहते हैं कि छछुर, कश्मीरी में उसको कहते हैं छछुर का, उसको क्या कहेंगे हिंदी में इंग्लिश में, वो ना पंख पड़ा के वो जो करता रहता है ज़मीन पे, वो तड़पता रहता है, दैट्स ऑल इट कैन डू, सो दैट इट्स लाइक दैट बर्ड। सो द स्टेट ऑफ बिलीवर टुडे इज दिस, and I include in this definition non-believers because they are technically believers in a different God. Their God is machine is their God, and their prophets are scientists. So it's a belief-based system. So it is purposeless after this. ये जो एक wing कट गई तो कोई purpose नहीं बचेगा अब इस body का. It is paralyzed for life. It feels agitated. And it's helpless, and that's the state of a Muslim, and that's the state of a believer, in which I include everyone else, because one of the 2 is lacking, either faith or reason. और इसमें फिर अब जो faith और reason को accept करने को तैयार है दोनों को, उसमें भी 2 मसले पैदा होते हैं। कुछ हैं जो प्रायोरिटाइज करेंगे faith को और reason, ये भी हैं, और इसमें वो एक एक्सट्रीम पे चले जाएंगे, स्टॉन्च ट्रेडिशनलिस्ट स्कूल्स, स्टॉन्च, बिल्कुल भी वो एक दाएं बाएं देखना भी अलाउड नहीं करेंगे। और एक और ग्रुप मान लीजिए होगा जो रीज़न को ओवर फेथ करेगा, जिसमें आप अपनी हिस्ट्री में मुतज़िलों को देख सकते हैं। ये इस्लाम के अर्ली डेज में भी खड़े हुए, मुतज़िला तो अर्ली डेज ऑफ इस्लाम है, इमाम अहमद बिन हम्बल का दौर है, अर्लीस्ट डेज ऑफ इस्लाम है, ट्रेडिशनलिस्ट स्कूल में स्टॉन्च ट्रेडिशनल स्कूल्स का पैदा होना। ये जो इन दोनों के बीच का रास्ता निकालना था, मतलब एक तो वो हो गया कि फेथ और रीज़न में से एक ही एक्सेप्ट करे, दैट वी हैव जस्ट टॉक्ड अबाउट कि दैट पोजीशन इज नॉट टेनेबल, विल फॉल, यू कैन नॉट फ्लाई इन दैट स्टेट। Now the second state is, which one of your wings would be stronger? Is it faith over reason, or is it reason over faith? और इसमें 2 positions we talked about. One would be the Mu'tazila position. This is an example to make you understand कि ये ऐसा स्कूल आया था। और staunch faith over reason, the example can be given of Salafi Islam today. I was hearing Sheikh Yasir Qazi today. He had a wonderful speech, Cambridge Mosque में उन्होंने वो wonderful, you should if you get time. तो उसमें वो बात कर रहे थे कुछ एक चीज़ के बारे में, and he reminded me of one thing and I was like yes, this is interesting. जबकि मैंने वो न्यूज़ खुद भी देखी थी जब वो TLP पाकिस्तान में थोड़ा सा हल्ला गुल्ला चल रहा है उनका, तहरीक लब्बैक का, तो वो you know that background, फ्रांस का कार्टून कंट्रोवर्सी और फिर उसका सब्सिक्वेंट आफ्टरमैथ, रिपब्लिकेशन ऑफ दोज कार्टून्स और इनकी डिमांड टू एक्सपेल, फ्रांस के साथ रिश्ते वगैरह तोड़ना, एंड देन दैट इमरान खान स्पीच एटसेट्रा। सो व्हेन चार्लीज हेब्डो मेड दोज कार्टून्स एंड दिस कंट्रोवर्सी वाज रीजिंग थ्रू आउट द वर्ल्ड, डोनाल्ड ट्रम्प एट दैट टाइम सेड, व्हाई वुड एनीवन डू दिस, व्हाई वुड एनीवन मेक सच कार्टून्स,
Why would anyone make cartoons of a person who is loud, जिसको बहुत अकीदत के साथ एक दुनिया को बहुत बड़ा तबका देखता है? Why would anyone do that? And this is a right-wing politician because there is lot of एक overlap. You can see that overlap. Like this is exactly how you would argue. So I would put all of them in this group, faith or reason वाला group. तो अब इसको बैलेंस कैसे करें? You would know that one wing is stronger than the other. That's again a very difficult way of flying. So Islam की early history में they found resolution in the moderate traditions, जिसने इसको बैलेंस किया, जिसमें सर फिरिस्त थे अशअरी और मातुरिदी. सबसे पहले उन्हीं का नाम आएगा कि उन्होंने इसका एक बैलेंसिंग एक्ट किया. The schools of Kalam, they tried to balance it as much as they could. जहाँ पे लिटरल रीडिंग रिवील टेक्स्ट की आपकी अक्ल के बिल्कुल ही खिलाफ होगी, इनकंसीवेबल होगी, या वो एक साइंटिफिक सर्टेनिटी के खिलाफ होगी, तो वहाँ पे ये वाले स्कूल अक्ल को तरजीह देते हैं लिटरल रीडिंग के अबव, और वो टेक्स्ट का एक फिगरेटिव अंडरस्टैंडिंग लेते हैं. इसमें एग्जाम्पल वही है, मैंने कल शायद आपको बताया था, ब्लैक स्टोन इज इन द हैंड ऑफ अल्लाह, और जो काला पत्थर है खाने काबा में अल्लाह ताला के हाथ में है. अब ये काला पत्थर जो है ये टाइम एंड स्पेस में बाउंड है, और अल्लाह ताला का फिजिकल हाथ हमको भी वहाँ दिखता नहीं है. हाउ डू वी लुक एट इट? सो वी लुक एट इट फिगरेटिवली. मुसलमानों का जो अंडरस्टैंडिंग थी रीज़न अक्ल की, इस ये अक्ल को वो इसीलिए एक स्टेटस देते थे, मुसलमान हमेशा से देते आ रहे हैं, और इसको ज़रूरी समझा है मुसलमानों ने. दो वहियों को समझने का, वही दो हैं. एक वही जो आप जानते हैं स्क्रिप्चर, कलाम पाक. सेकेंड वुड बी द यूनिवर्स इटसेल्फ. अल्लाह ताला ने एक अल्लाह ताला के कानून को ही दिखाती है यूनिवर्स. मतलब इकोनॉमिक्स का कानून अल्लाह ताला ने कुरान में कोई बयान कर दिया, फॉर एग्जांपल आपकी जूरिस्प्रूडेंस. फिर नेचर, ग्रेविटेशन का कानून अल्लाह ताला ने कुरान में नहीं बयान किया, अलबत्ता स्पेस और टाइम में बयान कर रखा है अल्लाह ताला ने अपना ग्रेविटेशन का कानून. अपना लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई अल्लाह ताला ने महीशत में बयान करके रखा है. तो यू फाइंड कानून इन कुरान, यू फाइंड कानून इन अल्लाह ताला's कॉस्मिक कुरान, अल किताब अल तख्वीनी, यू फाइंड इट देयर. तो इसको समझने के लिए दूसरे वाले को तो अक्ल ही ज़रूरी है. कुरान को समझने के लिए हमने देखा अक्ल भी और फेथ की ज़रूरत है. लेकिन ये जो कॉस्मिक कुरान है अल किताब अल तख्वीनी, इसको समझने का एक ही तरीका है, अक्ल का इस्तेमाल. देयर इज़ नो अदर वे कैन डू इट. तो इस वजह से, और जब ये दोनों अल्लाह ताला की ही कलाम है, वन इज तदवीनी, अनदर इज तख्वीनी, देन टू डिफरेंशिएट बिटवीन द टू and to give one less importance and another more, this isn't what Muslims would do. Natural sciences इसीलिए pursue की गई with great zeal. इसका एक एग्जाम्पल कुरान में भी है. आपने पढ़ी होगी वो कहानी, बड़ी मशहूर है, अगर कुरान में ना भी पढ़ी होगी तब भी आपने ज़िंदगी में सुनी होगी. यूसुफ और बिल्किस और हज़रत सुलेमान की कहानी. तो बिल्किस का तख्त लाना है और बातें चल रही हैं कौन कितने टाइम में लाएगा. तो एक हज़रत बोले कि मैं तो इतने टाइम में लाऊंगा, एक हज़रत बोले मैं इससे कम टाइम में लाऊंगा, एक हज़रत. तो इतने में एक अल्लाह ताला का बंदा था, उसने बोला मैं इसको पलक झपकते ले आऊँगा. तो कटिंग द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ही गॉट इट विद इन द ब्लिंक ऑफ एन आई. तो ये जो उसका एक काम था, गेटिंग इट इन द ब्लिंक ऑफ एन आई, ये अल्लाह ताला ने किन वर्ड्स में बयान किया है कुरान में. अल्लाह ताला ने कहा कि इस शख्स के पास
अल्लाह ताला के कानूनों में से एक कानून का इल्म था जिसकी वजह से कर पाया। कहने का मतलब अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ऑलिवर और विल्बर राइट के पास अल्लाह ताला के एरोडायनामिक्स के कानून का इल्म था जिसकी वजह से वो जहाज को उड़ा पाए। जे.एल. बियर्ड के पास अल्लाह ताला के इलेक्ट्रॉन्स और उनका जो कैथोड रे ट्यूब में वो वे दे बिहेव उसका इल्म था जिसकी वजह से वो टीवी बना पाया। इलॉन मस्क के पास अल्लाह ताला के उस कानून का इल्म था जिससे वो एक रीयूजेबल रॉकेट बना पाया। सो दे आर ऑल इंक्लूडिंग अस, आई शुडंट से दे, मतलब वी ऑल आर, चाहते न चाहते अल्लाह ताला की वही को ही हम समझ रहे हैं। देयर इज नो वे आउट ऑफ इट। एंड इफ यू विश टू डिनाई योर अक्ल, ये वाला हिस्सा अल्लाह ताला की वही का, इट्स ऑल्सो गोइंग टू, मतलब इसके कुछ रिपरकशंस होंगे ही। और उसके बाद अल्लाह ताला कुरान में इस वाली क्रिएशन का जो अल्लाह ताला की है, इस वाले किताब का अल्लाह ताला उसका जिक्र अगेन एंड अगेन करते हैं। और कुरान इज फिल्ड विद डिस्कशंस ऑफ नेचुरल फिनोमेना। फॉर एग्जांपल, समुद्रों में पहाड़ों की तरह शिप्स उड़ती, ये चलती रहती है, लाइक बिग हाउसेस, and we are in awe of that. But the awe would be when you would realize why is it possible, when you understand it. ठीक, वो काम आप कैसे करेंगे, वो अक्ल के इस्तेमाल से ही कर पाएंगे। तो इसलिए नेचुरल साइंसेस को बहुत इम्पोर्टेंस मिली, क्योंकि वो भी एक इल्म का हमारे, और वो भी रिलीजन का ही इल्म होगा। कोई भी एक्शन इफ इट्स डन फॉर द सेक ऑफ अल्लाह, it becomes part of religion. तो इसमें इस्लाम does not differentiate between religious activity and a non-religious activity. You can be a great physicist, a great lawyer, a barber or an engineer. आप नानवाई हो सकते हैं, आप कुछ भी, carpenter, and you can still, that act you do, ठीक, that masonry you do, that surgery you do would be an act of worship if it is done for the sake of God. So even this natural sciences, they would become part of your religion, और ये आपके ईमान को मजबूत करते थे। ठीक, जब ये बैकग्राउंड उसका पता होता था। अब नहीं करते मजबूत, अब अपोजिट करते हैं। इमाम गजाली आर्ग्यू करते हैं कि एनाटमी और फिजियोलॉजी ये ईमान को मजबूत करने का एक बहुत बड़ा सोर्स है, ये दो सब्जेक्ट्स की स्टडी। और जो प्री मॉडर्न मुस्लिम्स थे, आजकल के जो उनके काउंटर पार्ट्स हैं, उनके बरक्स, अनलाइक देम, उनको ये डिज़ाइन हर जगह दिखता था, और डिज़ाइन की वजह से उनको इसका मुसव्विर, इसका डिज़ाइनर हर जगह दिखता था। सो इट वुड फोर्टिफाई फेथ। दे न्यू इट वाज नेसेसरी टू एक्सप्लोर द एडवांसेस एंड डिस्कवरीज ऑफ प्रीवियस सिविलाइजेशंस, और उसको इनकॉर्पोरेट करना अपने खुद की बॉडी में। ये मुसलमानों ने किया पहले स्टेजेस में। लाइक द लीडिंग थिंकर्स ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन टुडे, मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स वर ग्रेट सिनक्रेटिस्ट्स। ये उठाते थे डिफरेंट थॉट्स को, ये देखते थे हिंदूज का ये थॉट तो सही है, इसको हम कैसे इनकॉर्पोरेट करें अपने थॉट में, ये करते थे वो। विच गिव देम एन एडवांटेज ओवर मोर provincial civilizations with xenophobic attitudes towards foreign cultures. हमारा नहीं था xenophobic attitude कभी भी, हम नहीं नफरत करते थे दूसरे civilizations से। We looked at them at their merit. ठीक, we took from Aristotle and उसको Arabic में कर दिया पूरे को, हमको इसमें कोई शर्म नहीं आई, और उसमें शर्माना भी क्यों था, उसने किया था काम, हम क्यों करते वो दोबारा, हमने उसको आगे बढ़ाया, और ऐसे ही इल्म चलता है आगे। So we did not have these xenophobic attitudes. Robust debates took place between this nascent Muslim culture, नया अभी पैदा हुआ मुस्लिम कल्चर, और इसमें और उसमें बहसें, और जो जिनके साथ भी इनका आमना सामना पहला होता था, फर्स्ट एनकाउंटर्स,
हिंदूज, बुद्धिस्ट, चाइनीज ट्रेडिशंस, क्रिश्चियंस और ज्यूज के साथ तो घर की बात थी। तो दीज वर न्यू एनकाउंटर्स। हुजूर ने फरमाया ही था कि इल्म हासिल करो चाहे आपको चीन भी जाना पड़े, और उन्होंने कहा था कि विजडम इज द लास्ट व्हीकल ऑफ ए बिलीवर। तो जहाँ पे मिले उसको, ही हैज़ मोर राइट ओवर इट, उसको पकड़ लो जहाँ पे भी मिले। यही वजह थी जब ग्रीक और पर्शियन ट्रेडिशन से हम वाकिफ हुए, हमने उनको मिनट में अपना कर दिया, हमने बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं किया इसमें। सो वी टुक एंड इंटीग्रेटेड देम, whatever they had to offer, the best of it we took. Even what we would realize later wasn't the best for us, we even took that, and we debated it, discussed it over centuries and then rejected them. ठीक, हमने ये भी किया है। जैसे एक वक्त था एरिस्टोटिलियन थॉट को अच्छे से एक्सेप्ट किया गया था मुस्लिम वर्ल्ड में, बहुत अच्छे से, कोई सरप्राइज नहीं होता अगर आप एरिस्टोटिलियन होते। एक वक्त इस्लाम में ऐसा भी था, फिर हमने उसको रिजेक्ट किया एक वक्त के बाद। तो ये है फेथ और रीज़न का इस्लाम में इनके हिसाब से पोजीशन।